तो बीबीसी पर जुर्माना लगा है। पेनल्टी कितनी लगी है, मामला क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं। ईडी ने 3 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इस पूरे मामले में जांच हो रही है। एफडीआई और फीमा नियमों के उल्लंघन का यह मामला बताया जा रहा है। 3 निदेशकों पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जो डायरेक्टर्स हैं उन पर भी करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है और उल्लंघन पर जुर्माना लगाया है। जो नियम है उनका उल्लंघन किया गया है और इसी मामले में उन पर पेनल्टी लगाई गई है और पूछताछ भी की जा रही है। बीबीसी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको आदेश दे दिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर यह जुर्माना लगा है। ईडी ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। और अब आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि कब कब एक्शन लिया गया, शुरुआत कहां से हुई, क्या है पूरा मामला। 1970 से बात करें तो बीबीसी ने भारत विरोधी फिल्म दिखाई थी, तब पहला एक्शन लिया गया। इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगा दिया था, क्योंकि हालांकि देखिए कोई पहला मामला नहीं है, 1970 की बात करें। फिर 1972 तक भारत में बीबीसी पर प्रतिबंध लगा रहा, बैन लगा रहा। बीबीसी पर फिर प्रतिबंध लगा 1975 में, जी हां, और आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगा था। हम बात कर रहे हैं 1975 की। 41 कांग्रेस सांसदों का बयान सामने आया था, उन्होंने मिलकर विरोध किया था। कांग्रेस सांसदों का बीबीसी पर आरोप था कि भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है और इसलिए उस पर बैन लगाया गया। 2016 में ब्रिटिश सरकार से फंडिंग का मामला, 291 मिलियन पाउंड की फंडिंग का मामला और वर्ल्ड सर्विस यानी कि बीबीसी पर उस दौरान भी बैन लगा दिया गया। 2021 की बात करें तो ब्रिटिश सरकार से फंडिंग की खबर तब भी सामने आई थी। देखिए कोई पहला मामला नहीं है, उस दौरान भी इसी तरीके से आरोप लगे थे। 2022 में भी ब्रिटिश सरकार से अनुदान मिला, इस तरीके के आरोप लगे थे। अखिलेश जी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके के आरोप अगर हम बात करें तो 1970 से लगते रहे हैं, फिर 1972, 1975, 2021 और फिर से इसी तरीके का मामला। कौन वो ताकतें हैं जिन्होंने कोशिश की मोदी को हराने की और क्या पूरा मामला है? देखिए, जहां तक बीबीसी की बात है, हम आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़े उल्लंघन की बात सामने आई है जो ईडी ने लगाया है। और ये स्पष्ट नियम है कि कोई भी फॉरेन मीडिया अगर भारत में काम करना चाहती है तो वो 26% ही अपना इन्वेस्ट कर सकती है, बाकी 74% उसको दूसरे पार्टनर्स इंडिया से लेने होंगे। लेकिन यहाँ वायलेशन किया गया, 74% की जगह 100% इन्होंने अपना पैसा लगाया, कोई दूसरा इनका पार्टनर इंडिया में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नियमों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट में अगर कोई कंपनी विदेशी काम करती है तो 100% एफडीआई लगा सकती है, लेकिन न्यूज में 26% ही अलाउ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2023 में जब छापा पड़ा था इनकम टैक्स का, उस समय ये जो चीजें सामने आई थी उसमें निकलकर सामने आया कि इन्होंने यहां से प्रॉफिट का पैसा जब अपने मदर कंपनी यानी ब्रिटेन में भेजा तो उसमें टैक्स पे नहीं किया। और इन सारी चीजों को लेकर जब इनसे सवाल पूछा गया तो इनसे पूछा गया कि 2021 में जो रूल बनाए गए थे, और तमाम सवाल एक बार फिर से पूछे जा रहे हैं और जांच भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में एक्शन में बीजेपी सरकार दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें तो बजट को लेकर बैठक करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक होने वाली है बजट को लेकर, महिला सम्मान योजना को लेकर ये बजट रहेगी, जहां चर्चा होगी। महिला सम्मान योजना की बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से की गई है और इसी पर अब आगे बातचीत भी होगी। सीएम रेखा ने बैठक बुलाई है। महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना को लेकर ही इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दरअसल पदभार संभालते ही मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि महिला सम्मान योजना, जिसके बारे में मैनिफेस्टो में चर्चा की गई थी, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इसी को लेकर अब चर्चा भी हो रही है। धरातल पर काम और तेज कर दिया गया है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जिन चीजों की बात की थी उसके बारे में एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सड़क निर्माण कार्य का जायजा प्रवेश वर्मा लेने वाले हैं। दरअसल भैरव मार्ग से सराय काले खां रिंग रोड का जायजा प्रवेश वर्मा लेंगे और बताया जा रहा है कि इस दौरान वो देखने वाले हैं किस तरीके से अब तक कामकाज रहा है। भैरव मार्ग से सराय काले खां रिंग रोड का जायजा लेने वाले हैं। काजल हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, कितने बजे प्रवेश वर्मा पहुंच जाएंगे और इस दौरान वो क्या चीजें रहेंगी, क्या नियम रहेंगे जिनको वो देखने वाले हैं?
जी बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बता दूं सिर्फ प्रवेश वर्मा ही नहीं बल्कि कैबिनेट में जिन्होंने शपथ ली थी यानी बीजेपी कैबिनेट में जो भी है वो सभी एक्शन में नजर आ रहे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हम बात करें, चाहे वो प्रवेश वर्मा की बात करें, आशीष सूद की बात करें, पंकज सिंह की बात करें, हर कोई एक्शन मोड में नजर आ रहा है क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जो लेकर आई है उसे अप्लाई नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता ने, मुख्यमंत्री ने ये पहले ही संदेश दे दिया था कि बीजेपी की गारंटी है और पूरा होने की गारंटी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल, और ये क्लियर कर दिया है कि जिन बातों का जिक्र किया गया था उन पर काम करना अब शुरू भी कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका। आगे बढ़ते हैं और बात एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बैठक बुलाई है। आशीष सूद ने भी बैठक बुलाई है क्योंकि देखिए जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं एक एक कर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले प्रवेश वर्मा जायजा लेंगे, वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने भी बैठक बुलाई है। समर एक्शन प्लान पर अधिकारियों से बात करने के लिए बैठक बुलाई गई है। गर्मी में बिजली सप्लाई को लेकर बैठक वो करने वाले हैं। इस दौरान विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब तक किस तरीके से कामकाज रहा है और इसमें सुधार कैसे होना चाहिए उसके बारे में चर्चा होगी। और आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। संभल में भड़की हिंसा का सच 87 दिन बाद सबके सामने आ गया। हिंसा की पूरी सच्चाई एसआईटी ने सामने रख दी, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के राजदार मोहम्मद गुलाम ने कई राज उगले हैं, जिसके बाद कई बातों का खुलासा हुआ है। मोहम्मद गुलाम ने कबूला है कि हिंसा के दिन हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी। इतना ही नहीं, संभल हिंसा का कनेक्शन दुबई से होने की बात भी कबूल की है। संभल हिंसा मामले में सबसे बड़ा खुलासा। साठा के गुर्गे गुलाम ने खोला राज। वक्त गुजरने के साथ संभल हिंसा पर खुलासे हो रहे हैं। संभल की फिजा बिगाड़ने वालों की अब कुंडली खुलने लगी है। हिंसा के 87 दिन बाद एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में 208 आरोपियों के नाम दर्ज है। संभल हिंसा में 24 नवंबर को उपद्रवियों द्वारा पुलिस पे फायरिंग और पथराव किया गया था। उससे संबंधित कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 6 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हुई है। अभी तक उस हिंसा में कुल 80 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए हैं और 79 लोग हैं वो प्रकाश में आ चुके हैं। माहौल खराब करने वालों पर योगी सरकार सख्त है। यही वजह है कि संभल में दंगाइयों के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसे लेकर अब दंगाइयों में दहशत का माहौल है। जल्द ही बाकी जो 6 केसेस हैं उसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है। जैसे ही बैलिस्टिक रिपोर्ट आती है पुलिस द्वारा उन मुकदमों को चार्जशीट करके इन सब लोगों को है सजा दिलाने का प्रयास है वो प्रभावी पैरवी के माध्यम से करवाया जाएगा। पुलिस एक्शन ले और सियासत ना हो, ऐसा हो सकता है क्या?